इस वीडियो में टाइम मैनेजिंग टेक्निक्स के साथ साथ आई विल बी शेयरिंग सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको हेल्प करने वाले हैं टू फाइंड आउट द आंसर्स इन ईच पैराग्राफ. There are many students who actually face problem in managing their time. अच्छा, you know कि there are 3 passages, right? और अगर आपने प्रैक्टिस करते हुए ये ऑब्जर्व कर लिया है तो आपको पता चल गया होगा कि if there are 3 passages, then first passage is damn easy. Then comes the second passage, that is moderate, and the third passage is quite tough. वैसे तो उनकी इंस्ट्रक्शंस खुद ये बोलती है कि you should spend at least 20 minutes on each paragraph. I will suggest you should spend only 14 or 15 minutes on first passage, then 17-18 minutes on second passage, and the last time can be utilized for your third passage that is comparatively tough. So fine. वीडियो शुरू करने से पहले I just want to share one thing. IELTS के लिए जो रीडिंग मॉड्यूल होता है that is actually a vocabulary test. अगर आपके पास वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी नहीं है तो आप पैसेज को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाओगे, और जब आप पैसेज को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो तो रीडिंग हमेशा आपको टफ लगने वाली है. उस वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी को डिवेलप करने के लिए आप क्या करने वाले हो, आप कैम्ब्रिज की बुक्स और कैम्ब्रिज की रीडिंग से ही प्रैक्टिस करने वाले हो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, नॉट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, 100% जो वर्ड्स होते हैं वो कैम्ब्रिज की बुक्स से ही उठाए गए होते हैं. I will suggest you to make list of at least 1000 vocabulary words from the Cambridge books. और ये आपको हेल्प करने वाला है आपकी लिसनिंग में भी. So let's get started. टाइम नोट कीजिएगा. अच्छा, इस पैसेज में हमारे पास जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो हैं ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन. ओके, आपके साथ जो मैंने ट्रिक शेयर की थी, आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, राइट? दैट इज द बेस्ट वन कि वर्ब तक उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा एंड जस्ट लोकेट योर आंसर. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट जियोग्लिफ्स इन इंग्लैंड आर लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ कंट्री. कीवर्ड्स देखिए. अच्छा, मोस्ट जियोग्लिफ्स इन इंग्लैंड आर लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द कंट्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट. फाइन, तो मोस्ट जियोग्लिफ्स. सो लेट्स चेक आउट. द कटिंग ऑफ ह्यूज फिगर्स और जियोग्लिफ्स into the earth of English hillsides has taken place for more than 3000 years. There are 56 hill figures scattered around England. Okay, so यानी ये जो आपके जियोग्लिफ्स हैं, ठीक है, वो 56 हैं. हिल की फिगर्स हैं ये, है ना? देखना, यहाँ से पता चल रहा है ना, हिल फिगर्स मीन्स जियोग्लिफ्स. सो देयर आर 56 हिल फिगर्स स्कैटर्ड अराउंड इंग्लैंड. यहाँ से पता चला कि पूरे इंग्लैंड में 56 हैं वो जियोग्लिफ्स. विद द वास्ट मेजॉरिटी ऑन द चोक डाउनलैंड्स ऑफ द कंट्रीज, सदर्न कंट्रीज. अब यहाँ देखिए, मैंने आपको क्या बताया है, अगर आपके पास सिनोनिम्स नहीं होंगे, आपके पास वोकैबुलरी नहीं होगी तो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगने वाली है रीडिंग. फाइन, तो मोस्ट, क्वेश्चन में मोस्ट था और यहाँ पर मोस्ट का सिनोनिम यूज कर रखा है इन्होंने, वास्ट मेजॉरिटी. तो उसकी जो वास्ट मेजॉरिटी है दैट इज ऑन द चोक डाउनलैंड्स ऑफ द कंट्री, सदर्न कंट्रीज. तो यहाँ से पता चल गया कि मोस्ट ऑफ देम आर ऑन द चोक डाउनलैंड्स ऑफ कंट्री, सदर्न कंट्रीज. यानी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया है ना ये चोक डाउनलैंड्स जो है ना? ठीक है, यस, आपका आंसर आई गेस आपको मिल गया है. मोस्ट जियोग्लिफ्स इन इंग्लैंड आर लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया. तो यस, आपका आंसर इज ट्रू. क्लियर? अब सेकेंड, there are more geoglyphs in the shape of horse than other creature. More geoglyphs in the shape of horse than other creatures. These are our keywords. फिर मैं आपको बार बार वही बोलूंगी, सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अगर आपको पैसेज ही समझ नहीं आएगा तो आपको आंसर्स मिलने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आने वाली है. सो यहीं से हमने छोड़ा था. द फिगर्स इंक्लूड जायंट, हॉर्सेस, हॉर्सेस मिला आपको,
crosses and regimental badges. Although the majority of these geoglyphs date within the last 300 years, there are one or two which are much older. The most famous of these figures perhaps this. तो मेरे को नहीं लगता ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना तो आपको शेप मिली है ना ही आपको अदर क्रिएचर्स मिले हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर आई गेस आपको क्लियर मिल गया है, दैट इज नॉट गिवन। अ रीसेंट डेटिंग ऑफ, अ रीसेंट डेटिंग, ये है आपका कीवर्ड। उफिंगटन व्हाइट हॉर्स इंडिकेट्स दैट पीपल वर मिस्टेकन अबाउट इट्स एज, यानी लोगों को इसके बारे में कुछ गलत फहमी हुई थी। अ रीसेंट डेटिंग हॉर्स प्लस सेकेंड ये भी ले लेते हैं। इज परहैप्स ऑल्सो द मोस्ट मिस्टीरियस, द उफिंगटन व्हाइट हॉर्स, मिल गया आपको ये, आगे पढ़ लीजिए। द व्हाइट हॉर्स हैज रिसेंटली बीन रीडेटेड। अगेन आपको इंपॉर्टेंस पता चली पैराफ्रेजिंग करने की, सिनोनिम्स की। रीडेटेड मीन्स रिसेंटली डेटेड, अभी अभी कर रहा है इन्होंने। शोन टू बी इवन ओल्डर देन इट्स प्रीवियसली असाइंड एंशियंट प्री रोमन आयरन एज डेट, यानी ये पुराना है एज कंपेयर टू जो डेट उन्होंने कोई सेट कर रखी है। सो आई होप आंसर इज क्लियर, लेकिन दोबारा समझ लेते हैं इन्होंने क्या बोला अपने क्वेश्चन में। A recent dating of Uffington white horse indicates that people were mistaken about its age. उसने बताया है ना वो पुराना है, तो yes, answer is true. Historians have come to an agreement. आपका कीवर्ड क्या है? historian plus agreement. उसके बाद क्या है? about the origin of long man of Wilmington. long man of Wilmington. लॉन्ग मैन ऑफ विल्मिंगटन को ढूंढ लीजिए, अच्छा कहाँ मिलेगा, हमने यहाँ से छोड़ा था। मोर कॉन्ट्रोवर्शियल इज द डेट ऑफ द एडिग्मेटिक लॉन्ग मैन ऑफ विल्मिंगटन इन ससेक्स। इसका मतलब आपको मिल गया है ना कीवर्ड, आगे देख लीजिए। वाइल मेनी हिस्टोरियंस आर कन्विंस्ड द फिगर इज प्री हिस्टोरिक, अदर्स बिलीव इट वॉज द वर्क ऑफ एन आर्टिस्टिक मोंक। यहाँ इन्होंने बोला है कि हिस्टोरियंस हैव कम टू एन एग्रीमेंट, नहीं आए ना, तो आंसर इज फॉल्स। The geoglyphs were created by people placing white chalk on the hillside. Created white chalk on the hillside, यानी वो कैसे बने हैं, right? The method of cutting these high figure was simply to remove the overlying grass to reveal the gleaming white chalk below. द मैथड यानी कैसे बने हैं, हाउ दे आर क्रिएटेड, राइट। मैथड हाउ ही होता है, फाइन। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो ग्रास को रिमूव किया है टू रिवील द ग्लीमिंग व्हाइट चॉक बिलो। व्हाइट चॉक उन पहाड़ियों पे पहले से ही है, क्लियर है। आप इसकी हिंदी करके देख लीजिए, आप ट्रांसलेट करके देख लीजिएगा। हिल्स के नीचे व्हाइट चॉक पहले ही था, तो उन्होंने जो ऊपर की घास थी वो हटा दी। तो अब क्वेश्चन स्टेटमेंट दोबारा पढ़िए। Geoglyphs were created by people placing white chalk on the hillside. No, hillside के नीचे बिलो में है वो, तो है ना, पहले से उन्होंने तो सिर्फ घास को हटाया और वो बना दी, तो आपका आंसर इज फॉल्स। अब नेक्स्ट, many geoglyphs in England are no longer visible. many geoglyphs no longer visible, तो many आ गया है और visible नहीं है, फाइन। However, the grass would soon grow over geoglyph again unless it was clean की। One reason that many, फिर दोबारा से many का सिनोनिम vast majority, पीछे भी vast majority आया था, तो vast majority have disappeared. disappear किसका सिनोनिम है, that they are no longer visible, कि वो visible नहीं है, क्लियर है। तो आपका आंसर इज ट्रू। The shape of some geoglyphs have been altered over time. Shape, alter. दो, अब फिर अगेन आप बोलोगे कि बार बार यही चीज बोल रहे हैं मैम। सिनोनिम्स और पैराफ्रेजिंग आनी चाहिए। ऑल्टर को और आप क्या क्या बोल सकते हो, आप उसे चेंज बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्म बोल सकते हो, मॉडिफाई बोल सकते हो, देयर आर सो मेनी सिनोनिम्स, राइट। तो फाइन, शेप ऑल्टर हो चुकी है।
Furthermore, over hundred of years, the outline would sometimes change. Outline यानी shape, है ना, जब आप ऐसे ऐसे करके बनाते हो तो outlines would sometimes change, वो चेंज हो चुकी हैं ड्यू टू पीपल नॉट ऑलवेज कटिंग इन द एग्जैक्टली सेम प्लेस, thus creating a different shape to the original geoglyph. So fine, answer is हमारा इसका आंसर क्या है? ट्रू. इट्स साइज, कि उसके साइज की वजह से उफिंगटन फेमस है. तो देख लीजिए क्या उसको साइज की वजह से फेमस दे रखा है. द फैक्ट एंशिएंट सर्वाइव करना है, कॉन्टिन्यूटी इन वन केस. उफिंगटन व्हाइट हाउस यूनिक है, स्टाइल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हॉर्स. क्या वो अपने साइज की वजह से फेमस है? नो, ये चीज नहीं दे रखी है. आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप आगे भी पढ़ोगे तो आपको यही पता चलेगा कि वो फेमस चीज के बारे में नहीं दे रखा है. तो हमारा लास्ट ट्रू फॉल्स नॉट गिवन इज फॉल्स, नहीं नॉट गिवन. तो हमारा लास्ट जो है दैट इज नॉट गिवन. उफिंगटन व्हाइट हाउस, द लोकेशन ऑफ दिस व्हाइट हाउस, डिस्टेंस है नियर एंशिएंट रोड. ओके, हमें फिलअप्स करने. तो एक ये ना एक एंशिएंट रोड के पास है, उस रोड का नाम क्या है? डैश. द हॉर्स इज सिचुएटेड 2.5 किलोमीटर फ्रॉम उफिंगटन विलेज ऑन अ स्टीप स्लोप क्लोज टू लेट ब्रॉन्च हिल फोर्ट ऑफ दिस castle and below the Ridgeway a long distance track. यहाँ पर ट्रैक जो है एज अ सिनोनिम यूज किया गया है रोड का, तो उसका नाम क्या है? रिजवे. तो आपका आंसर इज रिजवे. आपका फर्स्ट आंसर इज रिजवे. रोड की पैराफ्रेजिंग क्या दे रखी थी उन्होंने, और ये लिसनिंग में भी होता है. रोड की पैराफ्रेजिंग आपको दे रखी है ट्रैक. अब नेक्स्ट डेटिंग है उसकी. फर्स्ट रेफरेंस टू व्हाइट हॉर्स हिल अपीयर इन डैश फ्रॉम दिस. तो बहुत सिंपल है इसकी जो लोकेशन ढूंढना है ना. 1070s दे रखा है, तो 1070s देख लीजिए कहाँ दे रखा है. द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ अ हॉर्स एट उफिंगटन इज फ्रॉम 1070 CE when White Horse Hill is mentioned in documents from the nearby Abbey of Abington, and the first reference to thus is soon after this. इनके बाद जो वर्ड होगा that will be the answer. ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है फिलअप्स की. प्रपोजिशंस जैसे उसमें क्या दे रखा था? द, है ना, द रिजवे. तो द के बाद आंसर आपका राइट था. तो यहाँ पर है इट इज मेंशन इन डॉक्यूमेंट्स. डॉक्यूमेंट्स में मेंशन है, तो आपका आंसर इज डॉक्यूमेंट्स. According to analysis of the surrounding dash, the horse is late bronze age. Analysis दे रखा है of the surrounding. Late bronze age keyword. Okay. However, in 1950, OSL testing was carried out by Oxford Archaeological Unit on soil from. सर यहाँ से मिल गया कि आंसर आपका सॉइल है. तो वो क्यों है आपका, कि उन्होंने बोला ये जो एक पर्टिकुलर ऑक्सफोर्ड आर्कियोलॉजिकल यूनिट है उसने क्या किया, सॉइल के ऊपर एक टेस्ट कैरिड आउट किया है, एंड दैट इज फ्रॉम 2 ऑफ द लोअर लेयर्स ऑफ हॉर्स बॉडी. एंड आंसर इज सॉइल. Was a representation of goddess Epona associated with the protection of horses and dash. Epona, ठीक है, Epona ढूंढ लीजिए. लो बस ये हो गई, गॉडेस Epona आ गई. Who was worshipped as a protector of horses. हमें horses के बाद वाला वर्ड देना है. And for her association with fertility. यानी horses plus fertility is the answer. Horses and fertility.
डैश वॉज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेल्स गॉडेस. वेल्श की गॉडेस है. ओके, वेल्श मिलना है हमें. वेयर इज वेल्श? The carving represent a goddess in native mythology such as, ये कोई particular नाम है, described in later Welsh mythology as a beautiful woman dressed in gold and riding a white horse. Okay, तो अब I guess answer is clear. R.H. Rhiannon. तो Rhiannon is your answer. Spelling check कर लीजिए, है ना, क्योंकि नाउन्स में स्पेलिंग हमेशा अलग रहती. एंड दिस इज हाउ यू कंप्लीट योर रीडिंग्स इन एटलीस्ट 14 मिनट्स. लेकिन ये पॉसिबल तब तक नहीं है जब तक आपके पास अपनी खुद की एक वोकैबुलरी लिस्ट नहीं होगी. मैंने कुछ वीडियो शेयर करी हैं लिसनिंग और रीडिंग के वर्ड्स की, जिन्हें आप स्पीकिंग और राइटिंग में भी यूज कर सकते हो. सो प्लीज डू चेक देम आउट. And in our next video, we will be talking about managing the time in all 3 passages. Till then, have a nice time. Keep smiling.